बच्चों, आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। तो मैग्नेटिक मटेरियल को हम लोग तीन टाइप में क्लासिफाई करते हैं, यानी मैग्नेटिक मटेरियल तीन तरह का हो गया। पहला हो गया डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, जिसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। दूसरा हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसको लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। यह जो टॉपिक है यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो है चुंबकीय पदार्थ, ये तीन तरह का हो गया: डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक को लौह चुंबकीय पदार्थ कहेंगे, पैरामैग्नेटिक को अनुचुंबकीय पदार्थ और डाईमैग्नेटिक को प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बराबर आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसका एग्जाम्पल है कॉपर, सिलिकॉन, बिस्मथ, सोडियम क्लोराइड जिसको नमक कहते हैं, वाटर, लेड। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसको याद रखिए, कौन सी बिल्ली नमक पानी ले गई। अब देखिए ये कौन हो गया कॉपर, सी का मतलब सिलिकॉन, बिल्ली मतलब बिस्मथ, नमक NaCl, पानी H2O वाटर, ले गई यानी लेड। तो इसको इस तरह से याद रखिएगा। एक कोशिश किया गया है आपको ये कैसे याद रहे, क्योंकि इस एग्जाम्पल को याद रखना ज़रूरी है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जैसे सिलिकॉन किस तरह का सब्सटेंस है। अब चार ऑप्शन देगा, डाई, पारा, फेरो, नन। तो सिलिकॉन जो हो गया आपका डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। हालांकि ये कॉपर बहुत बार एग्जाम में आ गया है। कॉपर के बारे में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कॉपर किस तरह का सब्सटेंस है। तो कॉपर जो है हमारा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल याद रखिए, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन एसेट्रा। तो कैल्शियम के लिए हो गया कल, कैल्शियम और एल्युमिनियम एक साथ बोलिए तो क्या हो गया कल। सोडियम के लिए ना, ऑक्सीजन के लिए आओ, कल ना आओ। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकेल। ये कोबाल्ट भी पूछा गया है, निकेल काफ़ी बार पूछा गया जाता है एग्जाम में कि निकेल किस तरह का पदार्थ है। तो निकेल जो है आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसको याद रखिए, फेकोनी। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी है। तो डाई, पारा, फेरो, ये तीन तरह के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस तीन टाइप के हो गए, डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तीनों का एग्जाम्पल आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल हो गया कौन सी बिल्ली नमक पानी ले गई, पारा का एग्जाम्पल हो गया कल ना आओ, और फेरो का एग्जाम्पल हो गया फेकोनी। अब देखिए ये एक्सटर्नल फील्ड है B0, क्लियर है। तो इस एक्सटर्नल फील्ड B0 में एक हमने डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है। तो जैसे ही किसी डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो वो वीकली मैग्नेटाइज होता है, यानी वो चुंबकी तो होता है लेकिन वीकली, अल्प चुंबकित होता है। ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नहीं बनेगा। चाहे कोई भी सब्सटेंस हो, डाई हो, पारा हो या फेरो हो, जब भी इस तीनों पदार्थ को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो वह चुंबकित होगा। लेकिन सवाल है, कोई स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है तो कोई वीकली मैग्नेटाइज होता है, कोई अल्प चुंबकित होता है तो कोई प्रबल चुंबकित होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये एक्सटर्नल फील्ड B0 है। इस एक्सटर्नल फील्ड में हमने एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखा है। तो जैसे ही इसको रखिएगा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो ये फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। यानी इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है, यह जो मैग्नेट बनता है फील्ड के अपोजिट, देख रहे हैं, इसका साउथ पोल इधर इंड्यूस होता है, नॉर्थ पोल इधर इंड्यूस होता है। तो अब ये मैग्नेट बन गया, लेकिन फील्ड में रखने से पहले ये मैग्नेट नहीं था, ये अनमैग्नेटाइज था। क्योंकि आपको कल ही बताए थे पिछले क्लास में कि डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे एटम से बनता है जिसका अपना कोई मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, तो इसीलिए सब्सटेंस अनमैग्नेटाइज रहता है। लेकिन जैसे इस तरह के सब्सटेंस को आप फील्ड में रखते हैं तो वह वीकली मैग्नेटाइज होता है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो इंड्यूस होगा साउथ से नॉर्थ पोल की ओर, वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे एटम से बनता है जिसके पास अपना डायपोल मोमेंट होता है, लेकिन सारा डायपोल रेंडमली ओरिएंटेड होता है, जिसको आप एटॉमिक डायपोल कहते हैं। सारा डायपोल रेंडमली ओरिएंटेड होता है, इसलिए नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है।
लेकिन जैसे ही इस तरह के सब्सटेंस को आप एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो वो सारा एटॉमिक डाइपोल फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज होता है, अलाइन होता है, सेट हो जाता है, जिसके कारण यह मैग्नेटाइज होता है फील्ड के ही डायरेक्शन में। इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर m है, ये जो इंड्यूस हुआ है ये फील्ड के डायरेक्शन में, तो इसका साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा। ये भी वीकली मैग्नेटाइज होता है। कैल्शियम को आप अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटाइज होगा लेकिन वीकली। एल्युमिनियम के छड़ को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वह भी चुंबकित होगा। एल्युमिनियम चुंबक नहीं है, एल्युमिनियम चुंबक नहीं है, क्योंकि एल्युमिनियम जिस तरह के एटम से बनता है वो रेंडमली ओरिएंटेड होता है। लेकिन एल्युमिनियम को जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो वीकली मैग्नेटाइज होगा फील्ड के डायरेक्शन में। अब आते हैं फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप फील्ड में रखोगे तो यह स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, यानी इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर डोमेन्स होते हैं और वो डोमेन जब अलाइन होते हैं तो काफ़ी ये स्ट्रांग मैग्नेट तैयार होता है। इसका भी साउथ पोल इधर रहेगा, नॉर्थ इधर रहेगा, यानी पारा और फेरो का लगभग सिमिलर प्रॉपर्टी है। पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस भी फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होता है लेकिन स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है। तो यहां पर देखिए पहला प्रॉपर्टी याद रखिए कि ये जो डायमैग्नेटिक पदार्थ होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, ये वीकली मैग्नेटाइज होते हैं अपोजिट टू द फील्ड, फील्ड के अपोजिट। जब इसको आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होगा फील्ड के अपोजिट। ये भी वीकली मैग्नेटाइज होता है लेकिन फील्ड के डायरेक्शन में, पैरामैग्नेटिक। और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है फील्ड के डायरेक्शन में। ये स्ट्रांगली इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर डोमेन्स होते हैं और जब डोमेन, सारे डोमेन अलाइन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में तो वो स्ट्रांग मैग्नेट बनाते हैं। ये वीकली मैग्नेटाइज होता है अलोंग फील्ड और ये वीकली मैग्नेटाइज होता है अपोजिट टू द फील्ड। इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जब आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो ये मूव करता है स्ट्रांग टू वीक फील्ड। स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की ओर इस पर एक फोर्स लगता है और इसके कारण ये मूव करने लगता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी किसी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे यानी असमान चुंबकीय क्षेत्र में, तो यह गति करने लगता है, स्वतः ही यह अपने आप गति करने लगता है स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की ओर। ऐसा क्यों होता है इसको हम समझाएंगे थोड़ी देर के बाद। अभी इसको याद करिए कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में यह किधर मूव करता है, स्ट्रांग से वीक की ओर, और जबकि ये किधर मूव करता है, ये वीक फील्ड से स्ट्रांग फील्ड, उल्टा मूव करता है। और ये किधर मूव करता है, वीक से स्ट्रांग फील्ड। क्लियर है? तो ये वीक से स्ट्रांग, ये वीक से स्ट्रांग, जबकि ये स्ट्रांग से वीक, तो स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की ओर ये मूव करता है। मैग्नेटाइजेशन आई, पिछले क्लास में मैंने बताया था ये मैग्नेटाइजेशन जो होता है I = m/v होता है। तो I जो होता है स्मॉल होता है, इसलिए स्मॉल होता है क्योंकि वीकली मैग्नेटाइज होता है तो स्मॉल ही होगा। निगेटिव, उल्टा मैग्नेटाइज हुआ है, तो जब भी उल्टा मैग्नेटाइज होगा तो इस m को हम निगेटिव मानेंगे, तो m निगेटिव होगा तो I भी निगेटिव होगा, क्योंकि I बराबर फॉर्मूला था m/v। तो I का वैल्यू स्मॉल होगा। क्यों स्मॉल होगा? क्योंकि वीकली मैग्नेटाइज है। निगेटिव होगा क्योंकि अपोजिट मैग्नेटाइज होता है। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, h का फॉर्मूला था B0/μ0, यानी h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक्सटर्नल फील्ड B0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि h का फॉर्मूला था B0/μ0। h को कहते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो B0 बढ़ेगा तो h भी बढ़ेगा, तो h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड B0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन होता है I, वो स्मॉल तो होता है क्योंकि ये वीकली मैग्नेटाइज है, लेकिन अलोंग द फील्ड चूंकि मैग्नेटाइज होता है इसलिए ये पॉजिटिव होता है, तो स्मॉल होगा, पॉजिटिव होगा, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, और h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है उसके लिए जो I होता है
वो लार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, एंड वेरीज नॉन लिनियरली विथ टेम्परेचर, वेरीज नॉन लिनियरली विथ टेम्परेचर, सॉरी वेरीज नॉन लिनियरली विथ एच। अब देखिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच के, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच। पारा में भी क्या होता है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच, यानी आई और एच के बीच जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसमें भी आई और एच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वेरीज नॉन लिनियरली विथ एच, यानी आई और एच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। क्लियर है? काय, इसको क्या पढ़ते हैं, काय। काय का मतलब हो गया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। काय जो होगा वो भी स्मॉल होगा, क्योंकि काय का फॉर्मूला था आई बाई एच, तो जब आई स्मॉल होगा तो काय भी स्मॉल होगा, जब आई निगेटिव होगा तो काय भी निगेटिव होगा, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। काय का मान तापमान पे निर्भर नहीं करता, यानी टेम्परेचर को बढ़ा दो या घटा दो। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को गर्म करो या ठंडा करो, उसका जो काय है वो कांस्टेंट रहता है। जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काय का मान स्मॉल होगा क्योंकि आई स्मॉल होता है, पॉजिटिव होगा क्योंकि आई पॉजिटिव होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये जो काय है ये उल्टा समानुपाती होता है परम ताप के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी वैसा तापमान जो केल्विन स्केल पर हम लोग लेते हैं, जैसे केल्विन पे लेते हैं ना 280 केल्विन, 300 केल्विन, तो जो भी टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल पे लेते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो काय जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो काय होता है वो लार्ज होगा, स्मॉल नहीं होगा, लार्ज होगा, क्योंकि आई भी तो लार्ज होता है, और आई इसलिए लार्ज होता है क्योंकि वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, क्योंकि एम लार्ज होता है। तो काय लार्ज होगा, पॉजिटिव होगा, फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा, एंड वेरीज विथ टेम्परेचर इन ए कॉम्प्लेक्स वे। कॉम्प्लेक्स वे का मतलब एक जटिल तरीके से वो तापमान पे निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ देखिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो काय होता है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे काय का वैल्यू उतना घटते जाएगा। किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप गर्म करोगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका जो काय है वो घटते चले जाएगा, लेकिन इसका काय टेम्परेचर पे डिपेंड करता ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा काय कांस्टेंट रहेगा, इसमें टेम्परेचर बढ़ाइएगा काय का मान घटेगा, और इसमें टेम्परेचर पर जो डिपेंड कर रहा है ये बड़ा जटिल तरीके से, इसको हम थोड़ी देर के बाद समझाएंगे कि किस तरह से ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देखिए म्यू आर को कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो म्यू आर का वैल्यू 1 से कम होता है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी का मान 1 से कम होता है। अब देखिए म्यू आर का 3 फार्मूला था। म्यू आर का फार्मूला था म्यू बाई म्यू नॉट, एक फार्मूला था बी बाई बी नॉट, एक फार्मूला था 1 प्लस काय। तो म्यू आर चूंकि 1 से कम है इसलिए बी बाई बी नॉट का वैल्यू 1 से कम होगा, क्योंकि म्यू आर बराबर होता है बी बाई बी नॉट। बी हो गया नेट फील्ड इनसाइड द सब्सटेंस, बी नॉट हो गया एक्सटर्नल फील्ड। तो बी बाई बी नॉट जब 1 से कम होगा, अब इस बी नॉट को उठा के इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बी लेस देन बी नॉट आ जाएगा। इस बी नॉट को जब इधर लाइएगा तो बी लेस देन बी नॉट, यानी सब्सटेंस के अंदर जो टोटल फील्ड होता है, नेट फील्ड होता है, वो कम होता है किससे? एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट से। ये तो आपको हम पिछले ही क्लास में बताए थे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में उल्टा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट, उल्टा फील्ड बी आई, तो बी नॉट माइनस बी आई, अंदर का जो नेट फील्ड है बी नॉट माइनस बी आई, वो बाहर फील्ड बी नॉट से कम हो जाता है। तो अंदर में कम फील्ड है, बाहर में ज़्यादा फील्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इसको आप यूनिफॉर्म फील्ड में रखिएगा तो यहाँ तो लाइन के बीच का गैप बराबर है, लेकिन जैसे जैसे इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के पास आएगा ये लाइन धीरे धीरे क्या होगा? रिपेल होगा। लाइन के बीच का गैप बढ़ गया, इसका मतलब अंदर में फील्ड कम है, और यहाँ लाइन सटा हुआ है, इसका मतलब बाहर में फील्ड ज़्यादा है। तो यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करता है? रिपेल करता है ना। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करने का मतलब है कि इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है वो 1 से कम है। 1 से कम है मतलब इसकी खुद की परमिएबिलिटी एयर के परमिएबिलिटी से भी कम है। अगर किसी सब्सटेंस का परमिएबिलिटी,
हर सब्सटेंस का अलग अलग परमिएबिलिटी होता है, अलग अलग म्यू होता है। अगर किसी पदार्थ के म्यू का मान हवा के म्यू से भी कम हो, यानी म्यू नॉट से कम हो, तो वह मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी उस पदार्थ के अंदर जो टोटल फील्ड होगा वो एक्सटर्नल फील्ड से कम होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 से अधिक होता है। इसका मतलब बी बाई बी नॉट 1 से अधिक होगा। इसका मतलब बी ग्रेटर देन बी नॉट, यानी पैरामैग्नेटिक के अंदर जो नेट फील्ड होता है वो बाहर के फील्ड से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जैसे यूनिफॉर्म फील्ड लाइन इससे पास होगा तो वो अट्रैक्ट होगा। देख रहे हैं, इसको सीधा जाना चाहिए लेकिन ये अंदर घुस गया। ये इसका मतलब ये जो पदार्थ है पैरामैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण अंदर लाइन की डेंसिटी अधिक हो गई, अंदर लाइन का ज़्यादा संख्या हो गया, इसके कारण अंदर फील्ड का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है, आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए म्यू आर का वैल्यू 1 से बहुत बड़ा होता है। इसका मतलब कि अंदर में जो फील्ड का वैल्यू होगा वो बाहर के फील्ड से बहुत ज़्यादा होगा, तो ये और ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, यानी जो लाइन एकदम से बाहर है उसको भी खींच के ये अपने अंदर लाएगा। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है फील्ड लाइन को, ये वीकली अट्रैक्ट करता है और ये वीकली रिपेल करता है। क्लियर है? तो तीनों सब्सटेंस में काफ़ी फर्क है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तीनों सब्सटेंस में जो फर्क हमने अभी बताया इसको आपको अच्छे से समझ के और दिमाग में रखिएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए आगे, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो बार मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलते दिखाया गया। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हैं। तो किसी बार मैग्नेट के चारों तरफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है, क्योंकि मैग्नेट से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटते जाती है, क्योंकि लाइन के बीच का गैप देख रहे हैं बढ़ रहा है। यहाँ पर लाइन के बीच का गैप कम है, यहाँ पर ज़्यादा हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई भी बार मैग्नेट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो करता है, लेकिन किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेट से जितना जैसे जैसे हम दूर जाएंगे फील्ड की वैल्यू घटते जाएगी। मान लीजिए इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 10 टेस्ला, ये इस पॉइंट पर आकर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटकर हो गई 6 टेस्ला। तो क्योंकि मैग्नेट से जो जो हम दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटते जाएगी। यहाँ पर 10 टेस्ला, यहाँ पे 6 टेस्ला। अब मान लो ये एक डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये कैसा सब्सटेंस है, डाईमैग्नेटिक। इसको जैसे ही आप फील्ड में रखेंगे तो ये तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, उल्टा। फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर, जबकि ये मैग्नेटाइज किधर होगा, उल्टा, इधर। इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो इधर आएगा, फील्ड के उल्टा। यानी इसका साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा। अब चूंकि नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ +m होता है और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ -m होता है, तो नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव पोल कहते हैं, साउथ पोल को निगेटिव। अब नॉर्थ पोल पर फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा, तो यहां देखो इस पॉइंट पर फील्ड का वैल्यू है 10 टेस्ला। आपको याद है, अगर पोल स्ट्रेंथ m हो और मैग्नेटिक फील्ड B हो तो फोर्स लगता है m इंटू बी, mb। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ाया था, किसी चार्ज q पर इलेक्ट्रिक फील्ड E में कितना फोर्स लगता है, QE। उसी तरह से किसी पोल m पर मैग्नेटिक फील्ड B में फोर्स लगता है mb। तो नॉर्थ पोल चूंकि पॉजिटिव पोल है तो इस पर जो फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, तो कितना, m, इसका पोल स्ट्रेंथ है m और यहाँ पर फील्ड की वैल्यू है 10 टेस्ला, ये B का मान है, ये हो गया फील्ड B का वैल्यू। तो m इंटू बी करोगे तो 10 इंटू m, 10m हो जाएगा। इस फोर्स का डायरेक्शन, चूंकि ये पॉजिटिव पोल है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फील्ड के डायरेक्शन में, इधर। और साउथ पोल पर जो फोर्स लगेगा, चूंकि साउथ पोल निगेटिव पोल है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर। इस पर भी फोर्स लगेगा mb, लेकिन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो m का वैल्यू तो m ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 6 टेस्ला है, तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा, 6m। तो यहां पर देखो 10m, नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रहा है 10m,
और साउथ पोल पे फोर्स लग रहा है 6m, तो नेट फोर्स किधर लगा? इधर 10m है, इधर 6m है, तो नेट फोर्स तो इधर ही लगेगा 4m। चूंकि दोनों फोर्स उल्टा है तो नेट फोर्स घटेगा, तो नेट फोर्स कितना आएगा 4m। तो इसका मतलब इस पूरे पदार्थ पे एक नेट बल लगता है इधर फील्ड के डायरेक्शन में, जिसके वजह से ये किधर भागता है, इधर स्ट्रांग फील्ड है, इधर भागेगा। क्योंकि नेट फोर्स बाहर की तरफ है तो ये पदार्थ किधर भागेगा, बाहर की ओर। इसका मतलब ये किधर मूव करता है, स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की ओर, है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो वह स्ट्रांग फील्ड से वीक फील्ड की ओर भागता है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, दूर भगा रहा है। अब आते हैं पारामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप फील्ड में रखिएगा, ये आपका एक्सटर्नल फील्ड है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो मान लेते हैं फील्ड की वैल्यू यहाँ पर 10 टेस्ला है और यहाँ पे 6 टेस्ला है। तो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप फील्ड में रखिएगा तो ये फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज होता है। इसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब साउथ पोल इधर होगा, नॉर्थ पोल इधर होगा। अब साउथ पोल पे चूंकि निगेटिव पोल है, फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। कितना, m इंटू बी, तो m इंटू 10m इधर लगेगा। और इस पर जो फोर्स लगेगा mb, वो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, कितना, 6m। तो अब देखिए नेट फोर्स किधर आ गया, इधर है 10m, इधर है 6m, तो नेट फोर्स अंदर की ओर लगेगा। इसका मतलब ये किधर भागेगा, ये जो पदार्थ है इस पर एक नेट बल अंदर की ओर लगता है, तो ये इधर वीक फील्ड है, अंदर जो जो अंदर जाएंगे स्ट्रांग फील्ड होते जाएगा, तो ये वीक से स्ट्रांग फील्ड की ओर भागता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इसको अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। और यही प्रॉपर्टी फेरो का भी होगा। जो प्रॉपर्टी पारा का है वही प्रॉपर्टी फेरो का होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे, जब आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो वो स्ट्रांग से वीक फील्ड की ओर भागता है, यानी फील्ड इसको क्या करता है, रिपेल करता है। जबकि ये वीक से स्ट्रांग फील्ड की ओर भागता है, यानी फील्ड इसको अट्रैक्ट करता है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली रिपेल होता है, जबकि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस वीकली अट्रैक्ट होता है फील्ड के द्वारा, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है फील्ड के द्वारा। ठीक है। अब देखिए एबव क्यूरी टेम्परेचर थीटा सी को हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हम बता रहे हैं। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ाया था कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो काय होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड किस तरह करता है, कॉम्प्लेक्स वे में, यानी एक जटिल तरीके से डिपेंड करता है। कैसे करता है देखिए, तो एक खास टेम्परेचर होता है जिसको हम क्यूरी टेम्परेचर थीटा सी कहते हैं। उस टेम्परेचर के पहले जो काय होता है वो अजीबोगरीब तरीके से डिपेंड करता है, यानी हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ जाए फिर घट जाए, कोई मतलब फिक्स्ड रिलेशन नहीं है। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर के एबव यानी उसके ऊपर क्या होता है, काय इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अब यहां ग्राफ से समझिए, अगर हम लिखते हैं काय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, काय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, इसका मतलब 1 बाय काय इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। काय का उल्टा 1 बाय काय और 1 बाय टी का उल्टा टी। तो अगर हम लिखते हैं काय इनवर्सली प्रोपोर्शनल टी, तो हम लिख सकते हैं 1 बाय काय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो अब अगर ग्राफ हम प्लॉट करें किसके बीच, 1 बाय काय और टी के बीच, तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। 1 बाय काय और टी के बीच का ग्राफ कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि जब भी आप लिखते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। तो 1 बाय काय और t का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर 1 बाय काय है और यहां पर t है। x एक्सिस पर हमने टेम्परेचर लिया है, y एक्सिस पर 1 बाय काय। तो 1 बाय काय और t का ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन कहां से स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है थीटा सी से। इसका मतलब ये क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर काय जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तभी तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा। और क्यूरी टेम्परेचर के अंदर
काय का जो वेरिएशन होता है वो बड़ा कम्प्लेक्स वे में होता है। यानी क्यूरी टेम्परेचर के पहले काय का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है, कहना मुश्किल है किस तरह से वेरी करता है। लेकिन क्यूरी टेम्परेचर के बाद काय जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है T माइनस थीटा से। मान लो ये टेम्परेचर T है, मान के चलिए ये टेम्परेचर T है और ये टेम्परेचर थीटा सी है, तो यहाँ से यहाँ T है, यहाँ से यहाँ थीटा सी है, तो T में अगर थीटा सी घटा देंगे तो ये वाला टेम्परेचर आएगा। इसका मतलब अगर इस y एक्सिस को हम यहाँ पे डाल दें तो यहाँ से आपको ग्राफ कैसा लग रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन। अगर ओरिजिन हम इसको मान लें, इसको ओरिजिन मान लें, तो ये वाला टेम्परेचर क्या कहलाएगा, T माइनस थीटा से। अगर ओरिजिन यहाँ माने तो ये टेम्परेचर T है, लेकिन ओरिजिन अगर यहाँ मान लें, यहाँ पर y एक्सिस मान लें, तो इस टेम्परेचर को हम कहेंगे T माइनस थीटा से। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में प्रॉपर्टी क्या होता है कि क्यूरी टेम्परेचर के बाद यानी अबव क्यूरी टेम्परेचर उसके ऊपर क्या होता है कि काय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, यानी T माइनस थीटा से के। तो काय प्रोपोर्शनलिटी को हटाइएगा, इक्वल टू दीजिएगा और एक कांस्टेंट दीजिएगा, इसको हम क्यूरी कांस्टेंट कहते हैं। और इस इक्वेशन को क्यूरी विस लॉ कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरी विस लॉ। क्यूरी एक साइंटिस्ट का नाम है, विस एक साइंटिस्ट का नाम है, लॉ। इस लॉ को हम क्या कहेंगे, क्यूरी विस लॉ। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, एक होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल हो गया स्टील, एल्निको, लोडस्टोन एसेट्रा। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल हो गया सॉफ्ट आयरन। अब यूज देखिए, जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसका यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में, यानी अस्थाई चुंबक बनाने में, जबकि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज होता है टेम्पोररी मैग्नेट बनाने में, यानी अस्थाई चुंबक बनाने में। अब देखिए हार्ड फेरोमैग्नेटिक किसको कहते हैं, वैसा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसको फील्ड में रखने पर मैग्नेटाइज हो जाए और जैसे ही फील्ड हटाएं तो वो वापस से डीमैग्नेटाइज ना हो, यानी मैग्नेटाइज ही रहे। देखिए हार्ड फेरोमैग्नेटिक किसको कहेंगे, फिर से सुनिए, जब आप मैग्नेटिक फील्ड में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे तो वो फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज तो होता है, और फील्ड अगर हम हटा लें तो भी वो मैग्नेटाइज ही रहे। ऐसा ना कि फील्ड रखने पर मैग्नेटाइज हुआ और फील्ड हटाने के बाद वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक उसको कहते हैं जिसमें फील्ड हटा लेने के बाद भी वो मैग्नेटिज्म अपना खोता नहीं है, यानी अपने मैग्नेटिज्म को बना के रखता है। सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक उसको कहेंगे जिसको फील्ड में रखने पर मैग्नेटाइज तो होता है, लेकिन जैसे ही फील्ड हटाते हैं वापस से वो अपना मैग्नेटिज्म खो देता है, यानी डीमैग्नेटाइज होता है। ऐसे सब्सटेंस को सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। इसका एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन, यानी नर्म लोहा को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वो चुंबकित तो होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे तो वापस से ये अचुंबकित हो जाएगा। लेकिन स्टील को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो चुंबकित होगा और मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद वो चुंबकित रहेगा, ऐसा नहीं कि वो अचुंबकित होगा। तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक materials are those materials which when put in the external field becomes magnetized, and when the field is removed it does not lose its magnetism, actually it maintains its magnetism या magnetic character। इसका यूज हो गया परमानेंट मैग्नेट बनाने में। अस्थाई चुंबक किसको कहेंगे, जो हमेशा चुंबक बना रहे, चाहे फील्ड रहे ना रहे ये मैग्नेट रहेगा। लेकिन टेम्पोररी मैग्नेट किसको कहेंगे, जब तक फील्ड है तब तक मैग्नेट है, फील्ड जैसे ही हटाए तो वापस से डीमैग्नेटाइज हो गया, इसको हम टेम्पोररी मैग्नेट कहते हैं, और अस्थाई चुंबक। इसके बारे में हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए आज जो भी हमने समझाया अब इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। फर्स्ट में है डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। दोज सब्सटेंसेस विच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड आर कॉल्ड डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। वैसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली मैग्नेटाइज हो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। ये देख रहे हैं, ये डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में डाले हैं तो ये मैग्नेटाइज तो होता है लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होता है और फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इसका एग्जांपल हो गया कॉपर, लेड, बिस्मथ, सिलिकॉन, वाटर, सोडियम क्लोराइड एसेट्रा।
अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज देखिए। पहला प्रॉपर्टी है दिस सब्सटेंसेस आर वीकली रिपेल्ड बाय द फील्ड। यह जो पदार्थ होता है यह फील्ड में जैसे ही रखेगा तो ये वीकली रिपेल होता है। सो इन ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक फील्ड। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में ये स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की ओर मूव करता है। मैग्नेटाइजेशन I इज वेरी स्मॉल, नेगेटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड। तो I जो होता है नेगेटिव स्मॉल होता है और H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी chi इज स्मॉल, नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर लेस देन 1, B by B नॉट लेस देन 1, B लेस देन B नॉट। So, field inside the material is less than the applied field. That is, diamagnetic substances have tendency to expel lines of force when placed in an external field. तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखेगा तो ये फील्ड लाइन को एक्सपेल करता है, रिपेल करता है, क्योंकि इसके अंदर की फील्ड कम होनी चाहिए। तो कम कैसे होगा? जब लाइन को हटाएगा तभी तो कम होगा। अगर लाइन सीधा सीधी पास हो जाए तब तो जितना फील्ड बाहर उतना अंदर। अगर एक्सपेल हो जाए तो अंदर फील्ड कम होगा। अगर ये अट्रैक्ट कर ले तो अंदर की फील्ड अधिक होगी। एग्जाम में ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि किस सब्सटेंस के लिए रिलेटिव परमिएबिलिटी का वैल्यू 1 से कम होता है। तो आंसर होगा डायमैग्नेटिक। अब देखिए, इसके बारे में हम पिछले क्लास में बताए थे कि जो सुपर कंडक्टर होता है वो परफेक्ट डायमैग्नेटिक होता है। परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करता है? फील्ड लाइन को रिपेल करता है। लेकिन सुपर कंडक्टर क्या होता है? वो कंप्लीटली रिपेल करता है। जब हम सुपर कंडक्टर, अगर ये सुपर कंडक्टर होता तो ये जो स्ट्रेट लाइन इसके अंदर से पास हो रहा है ये भी नहीं पास होता। यानी सुपर कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड की वैल्यू होती है वो 0 होती है, जबकि डायमैग्नेटिक के अंदर फील्ड की वैल्यू कम होती है एक्सटर्नल से। सुपर कंडक्टर के अंदर इतना कम होता है कि 0 होता है। यानी सुपर कंडक्टर एक तरह से परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो इसको याद रखिएगा कि सुपर कंडक्टर किस चीज का एग्जांपल है? परफेक्ट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि सुपर कंडक्टर किस तरह का पदार्थ है, तो यह डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इफ ए सुपर कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड द फील्ड लाइन्स आर कंप्लीटली एक्सपेल्ड। फील्ड लाइन कंप्लीटली बाहर की ओर रहता, अंदर से एक भी लाइन पास नहीं होगा। रिजल्टिंग 0 फील्ड इनसाइड सुपर कंडक्टर। इसलिए सुपर कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड 0 होता है। तो जब नेट फील्ड 0 होगा तो म्यू आर की वैल्यू कितनी होगी? 0, क्योंकि म्यू आर का फॉर्मूला होता है B by B नॉट। अब B 0 हो गया तो म्यू आर 0 होगा। अब म्यू आर का वैल्यू 1 प्लस काई होता है, तो म्यू आर 0 होगा तो काई -1 होगा। ठीक है। काउज ऑफ डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म क्यों होता है? कोई सब्सटेंस अगर डायमैग्नेटिक है तो उसकी प्रॉपर्टी हो गई डायमैग्नेटिज्म। तो उसका कारण क्या है? इन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम इज 0। ये तो हमने पहले ही बताया कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो एटम होता है वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। व्हेन सच सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन द एटम्स अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड। तो ऐसे पदार्थ को या ऐसे एटम को जैसे फील्ड में रखोगे तो उसमें एक उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। यह लेंज लॉ के कारण होता है। लेंज लॉ हम आपको अगले चैप्टर यानी चैप्टर 5 में बताएंगे। सो दिस सब्सटेंसेस आर रिपेल्ड बाय द फील्ड। इसलिए ये सब्सटेंस को जब फील्ड में आप रखिएगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में तो ये दूर भागता है, यानी स्ट्रॉन्ग से वीक फील्ड की ओर भागता है, रिपेल होता है। एंड रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज लेस देन द अप्लाइड फील्ड या एक्सटर्नल फील्ड। और मटेरियल के अंदर जो रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू होगी वो बाहरी फील्ड से कम होती है। डायमैग्नेटिक एटम्स हैव पेयर्ड स्पिन। अब हमने पिछले क्लास में बताया था कि एटम 2 तरह के होते हैं, एक वो जो अपना फील्ड प्रोड्यूस करता, एक वो जो अपना फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो वो जो अपना फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता उसी तरह के एटम से बनता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसमें पेयर्ड स्पिन होते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग होती है पेयर्ड होती है। जब आप केमिस्ट्री में
पी ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन या 6 इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो उसमें स्पिन डालते हैं ना, एक का ऊपर एक का नीचे, तो अगर पेयर्ड स्पिन है तो वो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएगा, यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। तो डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस का याद रखिए, जो स्पिन होता है वो पेयर्ड होता है, जबकि पारा और फेरो में क्या होता है, अनपेयर्ड होता है। Paramagnetic substances, those substances which get weakly magnetized in the direction of external field are called paramagnetic substance। वैसा पदार्थ जो फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज तो होता है लेकिन वीकली, अल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन, कल ना आओ एक्सेट्रा। इसकी प्रॉपर्टी देखिए, दिस सब्सटेंसेस आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द फील्ड, यह फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट होता है। सो इन ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में जैसे ही रखेगा तो ये वीकली अट्रैक्ट होता है फील्ड के द्वारा, मतलब वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर भागेगा। मैग्नेटाइजेशन आई इज वेरी स्मॉल, पॉजिटिव एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फील्ड। Magnetic susceptibility chi is small, positive and inversely proportional to absolute temperature। तो पारामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो काई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ये पारा का होता है। फेरो में मैंने बताया था काई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस थीटा से, यानी काई बराबर सी बाई टी, जहां सी को क्या बोलते हैं, क्यूरी कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। यह क्यूरी लॉ एग्जाम में बराबर पूछा जाता है 2 नंबर में। क्यूरी का नियम क्या है? तो क्यूरी का नियम है कि किसी डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, यानी सॉरी डाई नहीं, पारामैग्नेटिक, किसी पारामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसी लॉ को हम लोग क्यूरी लॉ कहते हैं। यानी किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति, वो परम ताप के उल्टा समानुपाती होती है। अब देखिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर ग्रेटर देन 1, यानी बी बाई बी नॉट ग्रेटर देन 1, बी ग्रेटर देन बी नॉट। So field inside the material is greater than the external field या applied field. That is, paramagnetic substances have tendency to pull in lines of force when placed in external field. जब आप एक्सटर्नल फील्ड में किसी पारामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखते हैं तो यह लाइंस ऑफ फोर्स को अपनी अंदर खींचता है। ठीक है, क्योंकि अंदर का फील्ड ज्यादा होता है। काउज ऑफ पारामैग्नेटिज्म, पारामैग्नेटिज्म का कारण क्या है? इन paramagnetic substances the resultant magnetic moment of an atom is not zero। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, किसी एटम का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो जीरो नहीं होता, बट ड्यू टू रेंडम थर्मल मोशन ऑफ एटम्स नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो। इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड एटॉमिक डाइपोल्स गेट अलाइंड along the external field, so a net magnetic moment is induced along the external field and hence attracted by the field। पारामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स होते हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड होते हैं, लेकिन जैसे फील्ड में डालिएगा वो सारे एटम अलाइन होते हैं फील्ड की तरफ, और इसीलिए एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है फील्ड के डायरेक्शन में, एंड हेंस अट्रैक्टेड बाय द फील्ड। और जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेगा तो ये फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट होता है, यानी वीक से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर भागता है, एंड रिजल्टेंट फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल फील्ड। और फील्ड सब्सटेंस के अंदर की जो नेट फील्ड होती है वो बाहरी फील्ड से अधिक होती है। पारामैग्नेटिक एटम्स हैव अनपेयर्ड स्पिन। पारामैग्नेटिक एटम में जो स्पिन होता है वो अनपेयर्ड होता है, यानी पेयरिंग नहीं किया हुआ रहता, अनपेयर्ड स्पिन होता है, जिसके वजह से एक नेट मैग्नेटिक फील्ड बनता है।
थर्ड नंबर देखिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, those substances which get strongly magnetized in the direction of external field are called ferromagnetic substances. एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल एसेट्रा। वैसा सब्सटेंस जो फील्ड के डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है उसको हम फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। प्रॉपर्टी देखिए, these substances are strongly attracted by the field। ये जो सब्सटेंस होते हैं फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। सो इन ए नॉन यूनिफॉर्म फील्ड दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रांग फील्ड। इसलिए ये वीक से स्ट्रांग फील्ड की ओर भागते हैं, दैट इज दे गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट। इसलिए जब मैग्नेट के पास इसको ले जाओगे तो मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करता है, यानी वीक से स्ट्रांग फील्ड की ओर भागता है। मैग्नेटाइजेशन आई इज वेरी लार्ज, पॉजिटिव एंड वेरीज नॉन लीनियरली विथ एक्सटर्नल फील्ड। ये सब प्रॉपर्टी पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिखते चलिए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी chi is very large and varies with temperature in a complex way. However, for temperature T greater than theta C, यानी क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, chi इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के T माइनस थीटा सी के, chi इक्वल टू C बाई टी माइनस थीटा सी। इसका मतलब क्यूरी टेम्परेचर के बाद इसका बिहेवियर पारामैग्नेटिक की तरह हो जाता है, क्योंकि पारामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी मैंने बताया था कि chi जो होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस तापमान के बाद पारामैग्नेटिक बनता है, तो उसका आंसर है क्यूरी टेम्परेचर के बाद। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए कि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे बिहेव करता है, पारामैग्नेटिक की तरह। क्योंकि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है काय, वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक वैसे ही जैसे पारामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जिस लॉ को हमने क्यूरी लॉ बताया था। Where theta c is Curie temperature and c is Curie constant. This law is called Curie-Weiss law. It shows that above Curie temperature, a ferromagnetic material behaves as paramagnetic. यह प्रूफ करता है, बताता है कि क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस तरह बिहेव करता है, पारामैग्नेटिक की तरह। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर इज वेरी लार्ज। रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर का वैल्यू बहुत बड़ा होता है। सो बी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू बी नॉट, दैट इज फील्ड इनसाइड द मटेरियल इज मच स्ट्रॉन्गर देन द अप्लाइड फील्ड। मटेरियल के अंदर की फील्ड बहुत अधिक होती है। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव tendency to pull in large number of lines of force when placed in an external field। इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बहुत ज़्यादा संख्या में अंदर की ओर खींचता है, क्योंकि अंदर की फील्ड बहुत अधिक होती है। इन सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट इवन व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। कुछ ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं जिनको हम हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, जिसमें मैग्नेटाइजेशन का मान तब भी रहता है जब आप एक्सटर्नल फील्ड को हटा लेते हैं। यानी एक्सटर्नल फील्ड जब तक है तब तक तो वो मैग्नेटाइज है ही, फील्ड हटाइएगा फिर भी वो मैग्नेटाइज रहेगा। सच मटेरियल्स आर कॉल्ड हार्ड फेरोमैग्नेटिक। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड ऑफ दिस मटेरियल्स। एग्जाम्पल है लोड स्टोन, स्टील, एल्निको एसेट्रा। ये तीनों पदार्थ हार्ड फेरोमैग्नेटिक हैं, क्योंकि फील्ड हटाने के बावजूद इसकी मैग्नेटिज्म नहीं चेंज होती है, इसकी मैग्नेटिज्म थोड़ी बहुत घटती है, लेकिन ये फिर भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ही बना रहता है। इस तरह के सब्सटेंस का यूज होता है परमानेंट मैग्नेट बनाने में। ऑन द अदर हैंड, सम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लूज देयर मैग्नेटिज्म व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड। कुछ ऐसे भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं जिसको फील्ड जैसे ही हटाइएगा तो वह अपना मैग्नेटिज्म खो देता है, यानी वापस से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इस तरह के मटेरियल को हम सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं, और इस मटेरियल का यूज होता है टेम्पोररी मैग्नेट बनाने में। टेम्पोररी मैग्नेट्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट एग्जाम्पल है टेम्पोररी मैग्नेट का, इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। आर मेड ऑफ दीज मटेरियल्स, एग्जाम्पल सॉफ्ट आयरन।
काउज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म का क्या कारण है? द एटम्स ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पोजेस ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ये जितने भी एटम होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के, वो सभी एक तरह से बार मैग्नेट हैं, वो सब में एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है। हाउएवर दे इंटरेक्ट विथ वन अनदर इन सच अ वे दैट, लेकिन वो एटम्स एक दूसरे से इस तरह इंटरेक्ट करते हैं जिसको मैंने बताया था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये भी डाइपोल है। इस तरह के मान लीजिए 10,000 डाइपोल इंटरेक्ट करके एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं और वो एक छोटे से एरिया में अरेंज होते हैं। इस एरिया या इस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डोमेन। इन सच अ वे दैट दे अलाइन देमसेल्व्स इन ए कॉमन डायरेक्शन ओवर ए लार्ज वॉल्यूम कॉल्ड डोमेन। ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन ऑफ डोमेन देर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन। ये डोमेन रेंडमली ओरिएंटेड होता है, इसलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है। सो देर इज नो नेट मैग्नेटाइजेशन बट व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये सारे डोमेन फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। But when external field is applied, the domain align themselves in the direction of applied field and simultaneously the aligned domain grow in size, और जो डोमेन है उसका साइज भी बढ़ता है। So a strong magnetic moment is induced along the external field। इसीलिए ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, एक बहुत ज़्यादा बड़ा मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस होता है इसके अंदर एंड हेंस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द फील्ड। और इसीलिए जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो वो फील्ड क्या करता है? इसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, यानी वीक से स्ट्रांग की ओर भागता है। तो टॉपिक आज का यहीं खत्म हुआ। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे। यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण।
तो यहाँ तक हो गया आज का टॉपिक ख़त्म। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हिस्टेरेसिस। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए आप लोग। थैंक यू।